Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, the revolt of 1857. Student, the revolt of 1857 is popularly called Sepoy Mutiny. Revolt of 1857 को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? Sepoy Mutiny. One more name is there for revolt of 1857 is फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो बच्चा रिवोल्ट ऑफ 1857 को ही हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं. इसी को हम सिपॉय म्यूटनी भी बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, 1856 तक इंडिया के मेजर पार्ट में ब्रिटिश अपना कॉलोनियल डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर चुके थे थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ एनेक्सेशन एंड हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज. बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्होंने ऐसी बनाई जो बहुत ज़्यादा हार्श थी. ठीक है, और मेथड्स ऑफ एनेक्सेशन में हम 2 मेथड्स को देखते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स. फर्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स एंड सब्सिडरी अलायंस. ये 2 मेथड थी बच्चा जो किसके लिए यूज की? एनेक्सेशन के लिए यूज की. किसका एनेक्सेशन? इंडियन टेरिटरीज का. तो बच्चा एक मेजर पार्ट पे 1856 तक ब्रिटिशर्स अपने कॉलोनियल डोमिनेशन को एस्टेब्लिश कर चुके थे थ्रू एनेक्सेशन, थ्रू वेरियस मेथड ऑफ एनेक्सेशन लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सब्सिडरी अलायंसेस एंड वेरी हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब अच्छा इससे देखो, इसके पहले वाले हम लोगों ने चैप्टर्स में देखा कि फार्मर्स भी परेशान थे. उनके ऊपर मालवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, दुनिया भर के सिस्टम चला रहे थे. फिर हमारी ट्राइबल कम्युनिटी भी परेशान थी. फॉरेस्ट लॉ पास हो चुके थे, है ना, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया. तो फार्मर परेशान है, ट्राइबल परेशान है, किंग भी परेशान है. क्यों परेशान है भैया किंग? क्योंकि उसके टेरिटरीज को ब्रिटिश एक्वायर करते जा रहे हैं. तो हर व्यक्ति के मन में एक डिसकंटेंट है, डिससेटिस्फैक्शन है टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स. ठीक है, और बच्चा ये जो डिफरेंट सेक्शन थे, भले वो कॉमन पीपल हो, फार्मर हो, पीजेंट हो, ट्राइबल कम्युनिटी हो या किंग हो, ये किसके फॉर्म में ब्रोक आउट हुआ? किसके रूप में फूटा या फटा या तो मतलब ब्रोक आउट हुआ? वो था रिवोल्ट. ठीक है, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. एंड देयर सपोर्टर्स, कुछ इंडियंस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में भी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में भी हमने क्या किया बच्चा? रिवोल्ट. और ये रिवोल्ट क्यों किया? क्योंकि हमारे मन में कहीं डिसकंटेंट था, डिससेटिस्फैक्शन था अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज. मेनली द न्यू क्लास ऑफ जमींदार्स एंड द मनी लैंडर्स. जमींदार्स और मनी लैंडर्स को और पावरफुल बनाने का काम किया था ब्रिटिशर्स ने. तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी लड़ रहे थे, जमींदार के खिलाफ भी लड़ रहे थे और मनी लैंडर के खिलाफ भी लड़ रहे थे. Among those who revolted were chiefs and landlords humiliated by the Britishers. जिन लोगों ने रिवोल्ट किया उसमें से चीफ थे, लैंडलॉर्ड से, जिनको कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जती की, परेशान किया. किसने? ब्रिटिशर्स ने. उसके बाद पीजेंट्स, आर्टिशंस, क्योंकि आर्टिशंस भी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे थे. जितने का तो ये प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते थे, उतने ज़्यादा इनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाते थे. तो फार्मर्स, पीजेंट्स परेशान हैं, आर्टिशंस परेशान हैं, ट्राइबल पीपल भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनको उनकी लैंड से डिस्प्लेस कर दिया गया था, उनकी लाइवलीहुड को रॉब्ड कर लिया गया था, लूट लिया गया था, उन्हें बेगारी मजदूरी करने पे मजबूर किया जा रहा था. ये सब हम लोगों ने पढ़ा है इंडिगो कल्टीवेटर्स के रिवोल्ट में और मुंडा ट्राइबल्स वाले लास्ट चैप्टर में. ठीक है, चले आगे. द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857. तो बच्चा ये जो सिमरिंग डिसकंटेंट था, डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष. क्या होता है बच्चा? असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन. ये जो डिसकंटेंट था लोगों के मन में, और वो भी सिमरिंग का मतलब उबलता हुआ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग के साथ. ठीक है, उबलता हुआ बहुत तेज जो डिसकंटेंट आ गया था लोगों के मन में. किसके अगेंस्ट में बच्चा? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. लेड आ रिवोल्ट इन 1857. और इसीलिए लोगों ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया. कब? 1857 में. दिस रिवोल्ट शुक द रूल इन इंडिया टू इट्स फाउंडेशन. और इस रिवोल्ट ने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया, ब्रिटिश रूल उसके फाउंडेशन को हिला कर रख दिया. ठीक है बात. अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ रिवोल्ट. तो हमने कॉजेज को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, नहीं 3 नहीं 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज
एंड वन मोर दैट इज इमीडिएट कॉज। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ रिवोल्ट पूछे जाएंगे तो आप मेन ब्रॉड हेडिंग क्या दोगे? देयर वर 4 मेजर causes of revolt. First is political cause, second is social cause, third is economic and fourth one is immediate cause. ठीक है, तो पहले political cause को हम डिस्कस करेंगे. The British land revenue policies angered many chiefs and landlords by robbing them of their power and privileges. बहुत सारे बच्चा जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये चीफ थे, उन्हें जो ये जो लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इन्होंने रॉब कर लिया था, लूट लिया था किसको? उनके प्रिविलेजेस को, उनकी पावर को. बिफोर द चीफ्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर एंजॉइंग प्रिविलेजेस, पावर इन अ सोसाइटी, बट इट वाज रोब्ड बाय whom? Britishers, through their faulty land revenue policies. Some landlords, like those of Tirunelveli, Aligarh, Travancore, Aligarh, तिरुनेवली, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे स्टूडेंट्स, उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया लोकल रिवोल्ट्स. Even before 1857, we are discussing the major causes of revolt of 1857, but here one more thing is there, that before 1857 some revolts were there, some local revolts were there, which was organized by the chiefs, landlords of Travancore, Aligarh and Tirunelveli. The British annexed territories on the basis of subsidiary alliance and doctrine of lapse. Student, I hope you all know both the terms. If not, चलो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं. मैंने हम लोग चैप्टर की शुरुआत में बात की कि 2 पॉलिसीज थी टेरिटरीज को एनेक्स करने की, एक थी सब्सिडरी अलायंस और दूसरी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था बच्चा? किनको बोला जाता था कि आप आपकी आर्मी को मेंटेन ना करें, एज इन विन रिक्वायर्ड ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी विल गिव यू प्रोटेक्शन. ठीक है, और देखो आपके साथ अगर हम हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश हैं, तो आपके ऊपर कोई राजा अटैक नहीं करेगा, आप अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं करो. इंस्टेड यू जस्ट मेंटेन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. आप किसके आर्मी को मेंटेन करो? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को मेंटेन करो. ऐसा ब्रिटिशर्स ने किसको बोला? राजाओं को बोला. ठीक है, और राजा तो वैसे ही पहले ही डरे हुए थे, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हार चुके थे, बैटल ऑफ बक्सर हार चुके थे, तो उनको लगता था जब इतने बड़े बड़े किंगडम हार गई तो हम तो हार ही जाएंगे, इसलिए चुपचाप ब्रिटिशर्स की बात को मान लेते और ब्रिटिश की आर्मी को मेंटेन करते. दूसरी पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अंडर दिस पॉलिसी one term is there according to which only a biological heir can become the next king, not adopted son. अगर आपका खुद का कोई बच्चा नहीं है, बायोलॉजिकल हायर नहीं है, तो आपका जो टेरिटरी है वो सीधे किसके कंट्रोल में चला जाएगा? ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाएगा. आप किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो. तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो बच्चा इस पॉलिसी के थ्रू कौन सी 2 मेजर टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिए? एक थी झांसी और नाना साहेब की टेरिटरी. देखो झांसी को के लिए क्या बोला गया कि भैया लक्ष्मीबाई जो थी उनका बच्चा था, पर उनका बच्चा बहुत अर्ली उसकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था. तो ब्रिटिशर्स ने बोला भाई हम इसको तो थ्रोन असेंड नहीं करने देंगे, अब आपकी टेरिटरी हमारी टेरिटरी हुई. इसी तरह बच्चे ये जो नाना साहेब थे, ये भी अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, तो इनको भी बोला गया नो यू विल नॉट असेंड द थ्रोन बिकॉज यू आर अडॉप्टेड, आपकी टेरिटरी भी हमारी हुई. क्या बोला ब्रिटिशर्स ने? दोनों को ये बात बोल दी. इसके बाद उन्होंने नवाब वाजिद शाह जो कहाँ के थे? अवध के थे. उनको क्या बोला? भाई आप इस पूरे अवध को प्रॉपरली गवर्न नहीं कर पा रहे हो, बहुत मिस गवर्नमेंट हो रही है आपकी टेरिटरी में, तो आपकी टेरिटरी भी अब हमारी हुई. मतलब अलग अलग नाना प्रकार के बहाने दे रहे हैं, बस उनको अपना एक्सपांशन करना था. द डिसेंडेंट्स ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह टू. बहादुर शाह टू को क्या बोला भाई? बहादुर शाह टू को बोला कि जैसे ही बहादुर शाह ये एम्परर की डेथ होगी उसके बाद आपको रेड फोर्ट वेकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा. ठीक है, क्या बोला बहादुर शाह को? बोला कि जैसे आपकी डेथ होगी ना भाई, आप ये पैलेस खाली कर देना, इसके बाद कोई मुगल एम्परर नहीं होगा, आपके साथ ही मुगल एम्पायर का एंड ये हम घोषित करते हैं. ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोल दिया. अच्छा, ये सारी चीज़ें भले अवध हो, झांसी हो, नाना साहेब हो, इन सबको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? लोग बहुत खुश होंगे? लोग बिल्कुल खुश नहीं थे. All these
caused widespread anxiety and resentment among the people. लोगों के बीच में बहुत चिंता का माहौल हो गया, resentment आ गया, anxiety थी, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करना चाहिए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अवध को। The British, as you know, had converted Awadh into buffer state इन द 18th century। 18th century में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है बच्चा कि उन्होंने अवध को बफर स्टेट बना के रखा था। अवध हैड लेटर एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस। बाद में अवध ने सारी जितनी भी कंडीशन थी सब्सिडरी अलायंस की वो भी एक्सेप्ट कर ली थी। बाय 1856 ब्रिटिश resident in Awadh had gradually taken away all real authority from Awadh ruler। जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे अवध में, उन्होंने अवध के रूलर से सारी अथॉरिटीज ले ली और जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोलैप्स कर गया और लोग सफ़र करने लग गए। अब मतलब जो अवध के जो नवाब थे उनके पास कोई बेसिक अथॉरिटी बची ही नहीं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लोग बहुत परेशान है, पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। ब्रिटिशर्स ने जम के एक्सप्लॉयटेशन किया। एक्सप्लॉयटेशन का हिंदी मीनिंग होता है बच्चा दोहन, ठीक है। उन्होंने रिसोर्सेज को बैडली एक्सप्लॉयट किया। कहाँ के? अवध के। दे रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सिपाही फ्रॉम अवध। अवध से बहुत लोगों को सिपाही बना के रख लिया, ठीक है, जो उनके लिए वॉर लड़ेंगे, जीतेंगे इंडिया के दूसरे पार्ट को। जो कंपनी के मर्चेंट थे ड्रेन्ड आउट अवध बेल्ट। कंपनी के जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मर्चेंट्स थे उन्होंने पूरे अवध की वेल्थ को ड्रेन आउट कर लिया और इंडिगो प्लांटर्स को, पीजेंट्स को, सबको एक्सप्लॉइट किया। मतलब अवध में किसी को भी नहीं छोड़ा, हर व्यक्ति ब्रिटिशर्स से परेशान था। एंड स्टूडेंट फाइनली 1856 में अवध को पूरी तरह एनेक्स कर लिया गया ऑन ग्राउंड ऑफ मिसगवर्नमेंट कि भाई आप प्रॉपरली इसको संभाल नहीं पा रहे हो, ये अब हमारा हुआ। वाजिद अली शाह द रूलर ऑफ अवध। अवध के रूलर कौन थे? वाजिद अली शाह। उन्हें डिपोज कर दिया गया, एक्साइल कर दिया गया। कहाँ भेज दिया गया बच्चा? कलकत्ता। ऑल्दो ही हैड ऑलवेज बीन लॉयल टू ब्रिटिश। अरे भाई ये तो ब्रिटिश के लॉयल थे। वाजिद अली शाह ने कभी भी ब्रिटिश के हुक्म की खिलाफी नहीं की। He always supported the Britishers. He was very loyal to the Britishers. Then too, his territories is acquired by whom? Britishers. Okay. On which ground बच्चा? मिसगवर्नेंस के लिए। और उन्हें कहाँ एग्जाइल में भेज दिया? कलकत्ता। And had faithfully honored all their terms। बच्चों जो ब्रिटिश जो वाजिद अली शाह थे वो ब्रिटिश के बहुत लॉयल थे, उनकी सारी टर्म्स को फेथफुली मानते थे, बड़े ही वफादार थे, पर फिर भी उन्हें एक्साइल में कलकत्ता भेज दिया गया, उनकी टेरिटरी को उनसे छीन लिया गया। दिस वॉज लुक्ड अपॉन एज एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल। और अब हम बोल सकते हैं कि भैया ब्रिटिशर्स ने उनके साथ किया है धोखा। चलो। द एनेक्सेशन ऑफ अवध कॉज्ड वाइडस्प्रेड डिसकंटेंट अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। पूरे अवध में बहुत जम के डिसकंटेंट है। डिफरेंट सेक्शंस जो हैं, भले वो क्राफ्टमैन हो, एंटरटेनर हो, उनका तो रूलर पैट्रोनेज खत्म हो गया ना, क्योंकि एक राजा अपने राज में बहुत सारे क्राफ्टमैन को पैट्रोनेज देता है, टाइम टाइम पे उन्हें फंडिंग देता है, उन्हें एनकरेज करता है नए क्राफ्ट के लिए, नए आर्ट के लिए, एंटरटेनर्स को बुलाता है, उनके प्रोग्राम्स को देखता है, फिर उन्हें कुछ गिफ्ट देता है। तो ये लोग भी बहुत परेशान थे राजा के जाने से। जो सोल्जर्स थे अवध के, उनको उनकी पूरी की पूरी आर्मी को डिस्बैंड कर दिया। अब वो आर्मी से बन गए कॉमन पीपल, मतलब उनकी जॉब भी छिन गई। जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनके ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस छिन गए। देयर वॉज रिसेंटमेंट इवन अमंग द सिपॉय। सिपॉय के बीच में भी बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट था। तो ये जो रिसेंटमेंट था, रिसेंटमेंट का मतलब होता है बच्चा नाराजगी, गुस्सा, क्रोध। तो ये बहुत क्रोधित थे, बहुत नाराज थे। सिपाही भी। क्यों भाई? क्योंकि वो पीजेंट फैमिली से आते थे। अगर उनकी फैमिली परेशान है, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रही क्योंकि रेवेन्यू का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, विदाउट एनी होप ऑफ रेमिशन, और रेमिशन का कोई होप ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी कंडीशन में आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सिपाही हैं उनकी कहीं ना कहीं एक भाई, दो भाई, पूरी फैमिली एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है और वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सिपाही भी अपनी फैमिली के लिए परेशान होगा ही ना बच्चा, क्रोधित होगा, नाराज होगा। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। अब सोशल और रिलीजियस कॉजेज क्या थे बेटा? ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिफॉर्म
इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि उन्होंने लीगल कर दिया था विडो रीमैरिज को, कि विधवाओं की शादी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसे क्या बोलते हैं हम बच्चा, विडो, तो विडो की वापस से शादी हो सकती है, इसको लीगल कर दिया। इससे वीमेन की कंडीशन इंप्रूव होगी। खैर आज हम सोचते हैं तो हमारे लिए इसमें कोई बुराई नहीं है, पर पहले के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। इससे अल्लाह, ये जो चीज़ थी, इससे जो ऑर्थोडॉक्स इंडियन थे, रूढ़िवादी इंडियंस थे, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत परेशान हो गए कि ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं भैया, अब तो हमारे धर्म में भी छेड़छाड़ करने लगे, ये गलत है। जो कास्ट के नॉर्म्स थे उनको भी वॉयलेट किया जाने लगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे आर्मी में रहने लग गए, प्रिजन जेल में एक साथ। वहीं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई अलग अलग नहीं है। रेलवे कोचेस में बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि ये वाली सीट दे दी क्षत्रिय को, ये वाली सीट दे दी शूद्र को, और उसी के ऊपर दे दी ब्राह्मण को। इसमें बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई। तो यहाँ पे भी कुछ ऑर्थोडॉक्स इंडियन बहुत परेशान थे, जबकि ये सारी चीजें ठीक थी। देन टू उन्हें लगने लगा भाई ये तो अब हमारे धर्म के विरुद्ध हो रहा है। जो अपर कास्ट थी उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो न्यू जुडिशियल सिस्टम है ये उनके ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस को कहीं ना कहीं डिनाई कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। इसमें जो फाइनल कील ठोकने का काम था वो किया किसने, यूरोपियन मिशनरीज ने, है ना। उन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया लोगों को, किसमें बच्चा, क्रिश्चियनिटी में। हिंदुओं को क्या में कन्वर्ट करने लगे, क्रिश्चियनिटी को। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, और जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन था उसकी कॉस्ट पर, मतलब कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगे ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन को, और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने लगे। द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश, पर्शियन को इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया, अब ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। टैक्स इम्पोज करने लगे उन लैंड्स के ऊपर जो टेम्पल या मॉस्क्यूज की हुआ करती थी। ठीक है भाई, देखो अब जो मेरा इंडियन एजुकेशन था वो खत्म, ब्रिटिश एजुकेशन, पर्शियन लैंग्वेज उठ के हो गई इंग्लिश। मुझे क्रिश्चियनिटी में तुम कन्वर्ट कर रहे हो, मेरे मंदिर मेरी मस्जिद की ज़मीनों के ऊपर टैक्स लगाने लग गए हो, तो गुस्सा तो मुझे आएगा ही ना। चलो, और लीगल प्रोटेक्शन दी जाने लगी उन लोगों को कि भाई अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर भी लेते हो तो भी आपको इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा। आपके पेरेंट्स भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो आपको अपनी प्रॉपर्टी में राइट देंगे ही देंगे। सो स्टूडेंट, हम इकोनॉमिक कॉजेज डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 में। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।